इंडिया की फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ 27% है। शॉकिंग नंबर है काफ़ी। फिर उससे अचानक से आप कैसे उसमें आ गए कि आपको सिखाना भी है ये चीज़ें? फिर आया 2020 कोविड, जो मुझे लग रहा था ये मेरे साथ हुआ है, वन ऑफ द केस है, वही हुआ लार्ज स्केल पे पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड। पर्सनल फाइनेंस जो इशू है, ये इन्वेस्टमेंट, ये वेल्थ, ये जो इशू है, ये बहुत सारे लोगों को लार्ज स्केल पे है। तो मैंने देखा काफ़ी लोग ट्रैक नहीं करना चाहते अपने डेटा को, कि मैंने आज 500 खर्च किया, इसको रिकॉर्ड करके करूँ क्या मैं? ये तो ट्रुथ है, मैंने किया तो किया। बहुत बार ईयरली ट्रैप होते हैं, बहुत सारे ईयरली खर्चे होते हैं, हमें वो ध्यान में ही नहीं होते, और जब वो भरने के लिए आते हैं, जैसे इंश्योरेंस या मे बी बच्चे की स्कूल फीस, आप हमेशा बात करते हो कि इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस को मिक्स नहीं करना चाहिए। विल नॉट गेट द बेस्ट ऑफ द बोथ, यू विल गेट द वर्स्ट ऑफ द बोथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, कई बार वो लोन लेकर के प्रीमियम भर रहे हैं कि 3 साल भर दिया, अब चौथे साल क्या करूं, भरना तो पड़ेगा, या फिर अपना पूरा पैसा वहां पे डाल दिया और फिर लोन लेके दूसरा काम कर रहे हैं लाइफ में। तो आप जरा फ्रेमवर्क के बारे में कुछ बात करेंगे? अगर मुझे गोल की क्लैरिटी ही नहीं है तो मैं रैंडम डिसीजन लूंगा। यू शुड बी रेडी विथ योर ऑब्जेक्टिव्स कि पहुंचना कहाँ है। अब गाड़ी में बैठ गए, बट जब तक डेस्टिनेशन नहीं डालेंगे, जब तक डेस्टिनेशन का पता नहीं होगा, गाड़ी चालू करके जाएगी भी कहाँ। सडनली यहाँ कहाँ पर आ गए आप पर्सनल फाइनेंस की जर्नी में? दुर्घटना हो गई तो 2017 में। मेरा जो छोटा भाई है, उसको फाइनेंशियली आप कितना भी इन्वेस्टमेंट करके रखो, जब एक मेडिकल इशू आता है ना, तो यू ब्लीड लाइक क्रेजी। तो एज अ कोच जब आप मार्केट में उतरे, आपने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा, तो आपको कुछ तो चैलेंजेस आए होंगे आई थिंक। चैलेंजेस तो मतलब अभी उंगलियों में एक एक करके गिनाना पड़ेगा। मैं तो सिखाना चाहता हूँ, बट कौन सीखना चाहता है? कि उसमें चीज़ें पैसा नहीं डालना चाहिए जिसकी आपको नॉलेज ना हो। ऐसा कौन करेगा कि मैं यहाँ से कमाते वक्त 100 रुपये कमाऊंगा और देते वक्त जो है 200 रुपये दूंगा। इंटरेस्ट रेट समझ में नहीं आता। ये मैथ ही इतना गड़बड़ है कि वेल्थ कभी बनेगा ही नहीं। अगर प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगा तो वही फिर टॉप टियर के लोग बनाएंगे, नीचे वाले बस ऐसे गोल गोल घूमते रहेंगे। वेलकम टू द विकास अग्रवाल शो, जहां हम बुलाते हैं क्रिएटर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड एक्सपर्ट्स को जो अपनी रियल लाइफ स्टोरीज एंड एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में जल्दी ग्रो कर पाएं उनके सक्सेस मंत्रास के साथ। क्या आपने कभी आधार कार्ड के थंबप्रिंट से वैलिडेट किया है अपना KYC? आप सोच रहे हो मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ? तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं लोकेश तिवारी, उन्होंने वो प्रोजेक्ट पे काम किया है। उसके बाद वो को फाउंडर हैं वर्क इंडिया के, और आज वो फाउंडर हैं LTwealth.in के, जहाँ वो पर्सनल फाइनेंस के ऊपर नॉलेज देते हैं और लोगों का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू लोकेश फॉर कमिंग इनटू द पॉडकास्ट। रियली ग्लैड टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच विकास, थैंक यू सो मच। सो आपकी जर्नी बहुत अमेजिंग रही है, और जब आपने मुझे बताया कि आधार कार्ड प्रोजेक्ट वाले बारे में, थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आप एग्जैक्टली क्या करते थे उस प्रोजेक्ट में? ये 2014 का टाइम है, एंड उस टाइम पे आई वाज वर्किंग एज अ एंड्रॉयड डेवलपर फॉर स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र। एंड जो आधार का पूरा डेटा अवेलेबल था स्टेट गवर्नमेंट के पास, उसका कुछ तो यूज़ करना था। एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने, हमने सबसे पहले सोचा कि इसको लेबर डिपार्टमेंट के लिए यूज़ करेंगे एंड पेंशन डिपार्टमेंट के लिए यूज़ करेंगे। क्योंकि आप इसको ऐसे विजुलाइज करो कि गाँव में बंदा है, उसको 500 रुपये का, 1000 रुपये का पेंशन है। अब बैंक तक आने के लिए उसको 100 रुपये खर्च हो जाता है उसका। 1000 रुपये की पेंशन लेने के लिए बैंक तक उसको आना पड़ रहा है। तो उस टाइम पे हमने सोचा कि ये जो आधार पूरा सिस्टम अवेलेबल है, इसकी APIs अवेलेबल है, व्हाई कांट वी यूज एंड पर्सन, यानी बैंक शुड विजिट टू द पर्सन। यानी अगर एक डिवाइस लेकर के बैंक खुद जाए उस पर्सन के पास एंड वहां पे थंबप्रिंट लेकर के पर्सन को वैलिडेट कर ले एंड वहीं का वहीं पेंशन दे दे। ये आइडिया सुनने में बहुत अमेजिंग लगा कि ये तो बहुत अच्छा है, एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। इसके बाद हम दूसरे डिपार्टमेंट्स के पास गए, जैसे कि जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उसको टीकाकरण करना होता है, पॉलिसी वगैरह जो भी अवेलेबल है गवर्नमेंट की, उसको लेनी होती है, तो उसको भी फिर सेंटर्स पे विजिट करना पड़ता है। हमारा ये थॉट प्रोसेस था, एंड एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, जो वहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मिस्टर राजेश अग्रवाल, उनका ये विजन था कि हम डिवाइस लेकर के लोगों तक जाएंगे एंड उनको ये चीज़ पूरा हम सर्व कर सकते हैं वाया दिस आधार वैलिडेशन। बट पहले सारे डिपार्टमेंट्स ने मना कर दिया, क्योंकि आपको मालूम है चेंज जो है एक तरह का रेजिस्टेंस लाता ही है। पहला जो डिपार्टमेंट था इसको इम्प्लीमेंट करने वाला, वो था नेम चेंज डिपार्टमेंट। यानी जो हम आज किसी को अगर अपना नाम चेंज करना हो तो हार्डली 3 से 4 घंटे में ये हो जाता है, जबकि पहले यही 2 से 3 महीने का पूरा प्रोसेस लगता था। ऑफलाइन वर्क इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था। सो ये प्रोजेक्ट पे मैंने 2014 में काम किया, एंड उसके बाद 2014 में गवर्नमेंट चेंज हो गई, यानी सेंटर में आ गए हमारे मोदी जी, और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको सेंटर में बुला लिया गया। उसके बाद थोड़ा सा वो प्रोजेक्ट स्लो पेस पे चला गया, एंड देन आई मूव टू वर्क इंडिया, जहाँ पे वर्क इंडिया हमने स्टार्ट किया एज अ को फाउंडर। वहाँ से फिर स्टेप बाय स्टेप आगे जर्नी बढ़ती गई। सही है। पहली बार मुझे एक्चुअली ये जर्नी जानने को मिली है, और आई थिंक ये आधार कार्ड वाला जो प्रोजेक्ट था, आई थिंक सबसे बढ़िया जियो ने इसका इस्तेमाल किया। करेक्ट। हाँ,
आजकल सब लोग सिम लेने के लिए यूज करते होंगे. राइट. मैं खुद लाइन में लग के सिम लिया और उस टाइम अच्छा था कि लाइन में लगने के बाद एटलीस्ट फिंगरप्रिंट लगा के सिम मिल जाती थी. वरना मुझे याद है मेरी बहुत सिम रिजेक्ट हुई है इस वजह से कि आपकी फोटो में आंखें नहीं दिख रही हैं. कि जो फोटो खींचते पासपोर्ट साइज फोटो को जब वो अपलोड करते थे उसमें आंखें नहीं दिखती थी. बिल्कुल. सो मूविंग ऑन, जो उसके बाद आपने को फाउंड किया वर्क इंडिया, और थोड़ा सा आप उस जर्नी का बताएंगे. आप को फाउंडर वर्क इंडिया से सडनली यहाँ कहाँ पर आ गए आप पर्सनल फाइनेंस की जर्नी में? सो देखो, आधार प्रोजेक्ट के पहले भी मैंने 2 स्टार्टअप में काम किया हुआ था 2011-2013 में, बट वो उतना नहीं चले. देन आई केम बैक टू स्टेट गवर्नमेंट. उसके बाद फिर से जो वर्क इंडिया के मेन फाउंडर हैं कुणाल पाटिल, उन्होंने उस जर्नी को चालू किया वर्क इंडिया के, एंड आई ज्वाइंड एज अ को फाउंडर. वहाँ पे पहले 2 years में आई वॉज एज अ टेक गाय, डूइंग द डेवलपमेंट, बिल्डिंग द ऐप. एंड उस टाइम पे मेरा ड्रीम था कि एटलीस्ट 10 लाख लोग तो मेरा बनाया हुआ ऐप यूज़ करें, और आज वर्क इंडिया का ऐप लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं. एंड इन इनिशियल 2 year आई बिल्ड दैट ऐप सिंगल हैंडेडली. एंड ऑफकोर्स हम 6 ही लोग थे, तो सबका अपना जो काम था वो सिंगल हैंडेडली ही था. स्टार्टअप ऐसे ही चालू होते हैं. बट 2017 के बाद आई स्टार्टेड इन्वॉल्विंग इन इन्वेस्टमेंट्स, जहाँ पे इन्वेस्टर से मिलना एंड समझना कि इन्वेस्टमेंट क्या है. एंड हमारे स्टार्टअप को भी पैसे की ज़रूरत थी. तो 2019 तक आते आते हमने Xiaomi से 42 करोड़ का फंड रेज किया. Nintendo ने अभी 2023 में 100 करोड़ वर्क इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ है. इसके पहले बीनेक्स्ट बहुत अच्छा इन्वेस्टर है, उन्होंने भी वर्क इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है. तो 2017 के बाद चूँकि स्टार्टअप को अलग अलग स्टेज पे अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं. पहले टेक एंड प्रोडक्ट बिल्डिंग में था, उसके बाद हमें फंड की ज़रूरत लगने लगी तो इन्वेस्टमेंट. एंड देन वी शिफ्टेड इन 2019 फ्रॉम मुंबई टू बैंगलोर. तो वहाँ पे हायरिंग यानी कल्चर, ये सारी चीज़ों पे स्टेप बाय स्टेप आई वॉज वर्किंग. एंड इन दिस प्रोसेस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बड़े इन्वेस्टर्स कैसे सोचते हैं, बड़ा वेल्थ कैसे बिल्डिंग होती है, ये पूरा समझने का मौका मिला. एंड दैट इंस्पायर्ड मी कि ये कुछ अलग स्पेस है, इसमें कुछ किया जा सकता है. बट मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया. बट एक दुर्घटना हो गई 2017 में. अच्छा. मेरा जो छोटा भाई है उसका बाइक एक्सीडेंट हो गया व्हाइल आई वाज लर्निंग द इन्वेस्टमेंट एंड अदर थिंग्स. तो मुझे लगा ये वन ऑफ द केस है. बट जब स्पाइनल कॉर्ड ब्रेक हो जाए तो उसके बाद डॉक्टर भी यही कहते हैं कि हमें नहीं पता क्या होगा. एंड इट टुक 2 years फॉर माई ब्रदर जस्ट टू सिट. एंड इस पूरे प्रोसेस में फैमिली ने इतना ज़्यादा ब्लीड किया फाइनेंशियली. इस पूरे प्रोसेस में आगे बढ़ते बढ़ते जब 2019 आया, मेरा भाई थोड़ा उठ के बैठने लगा. मुझे लगा ये वन ऑफ द केस है, बट किसी को तो इससे हेल्प हो सकती है इस जर्नी से, जो मैंने इस जर्नी में, इस 2 साल की जर्नी में सीखा है. एंड आई क्रिएटेड 3 वीडियो, और अभी भी वो यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं. 2019 के वीडियो फाइनेंशियल सिक्योरिटी 1, 2, 3 ऐसे करके मैंने बनाया. जितना नॉलेज थी उसके हिसाब से मैंने उस समय बना दिया, बिकॉज आई वॉज बिजी विथ माई स्टार्टअप एंड अदर थिंग्स. एंड उसको फिर वैसे ड्रॉप कर दिया. बस 3 वीडियो बना करके छोड़ दिया. मुझे लगा मेरा काम तो डन है, मैंने तो बना दिया, मेरे साइड से डन है, कोई कभी देखेगा तो उसको हेल्प होगी. बट फिर आया 2020 कोविड, जहाँ पे जो मुझे लग रहा था ये मेरे साथ हुआ है, वन ऑफ द केस है, वही हुआ लार्ज स्केल पे पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में. तब मुझे समझ में आया कि ये वन ऑफ द केस नहीं है लोकेश. ये पर्सनल फाइनेंस जो इशू है, ये इन्वेस्टमेंट, ये वेल्थ, ये जो इशू है, ये बहुत सारे लोगों को लार्ज स्केल पे है. अपने ही स्टार्टअप में जब मैंने अपने कई सारे टीम मेंबर्स को, कोविड के टाइम पे तो कुछ रेवेन्यू नहीं था, पता ही नहीं था कि दुनिया आगे कहाँ जाने वाली है. वी रिक्वेस्टेड मेनी ऑफ आवर टॉप मेंबर्स की सैलरी हाफ कर लें, बट एवरीवन इज लाइक कि नहीं मेरे इतने EMI चल रहे हैं, मेरे इतने वो चल रहे हैं. तो समझ में आया कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो तो बहुत कम है. एंड आई स्टार्टेड डूइंग सम रिसर्च, और सबसे पहला डेटा क्या मालूम पड़ा पता है? इंडिया की फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ 27% है. शॉकिंग नंबर है काफी. यस, बहुत ही कम, बहुत ही छोटा नंबर है. और जब आप इस तरह के नंबर को जानते हो तो माइंड में यही आता है कि कर लेते थोड़ी बुराई, कि एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है. बट एक दूसरा पे ख्याल आता है, बदलाव. और मैंने दूसरा चुना कि क्या मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूँ. एंड आई स्टार्टेड क्रिएटिंग वीडियोज, आई स्टार्टेड टीचिंग पीपल कि पर्सनल फाइनेंस में मैं लोगों को थोड़ा वैल्यू ऐड कर सकता हूँ क्या. एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, स्टेप बाय स्टेप. बहुत ही बढ़िया जर्नी रही है आई थिंक. मतलब आई नो काफ़ी चैलेंजेस भी रहे हैं, और मतलब मैं खुद आपका स्टूडेंट रहा हूँ. तो मतलब आज की खास पॉडकास्ट का ये सबसे मेन मज़ेदार बात यह है कि मैं आपका स्टूडेंट भी रहा हूँ, मैंने आपके साथ एज अ मार्केटिंग एजेंसी काम भी करा है, और आज आपके साथ पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ.
मतलब आज अलग अलग हाइट्स मैंने पहनी आपके साथ और बहुत कुछ सीखने को मिला जब भी हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है। तो मेरा अगला सवाल यही है कि ये जो इंसिडेंट है, तो आई थिंक मैंने भी अपनी मेंटरशिप में एक फ्रेमवर्क सीखा था, मैं चाहूँगा आप ही उसको ज़रा एक्सप्लेन करें। एक फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं जो आई थिंक जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा होगा उसको फ्रेमवर्क का एटलीस्ट 10% भी समझ आ गया तो वो अपनी लाइफ में काफ़ी आगे हो सकता है और काफ़ी चीज़ों को मतलब काफ़ी प्रॉब्लम जो आने वाली उनसे बच सकता है। तो आप ज़रा फ्रेमवर्क के बारे में कुछ बात करेंगे? सो फ्रेमवर्क बिल्ड करने का पहले मैं एक हिस्ट्री भी बताता हूँ। जब मैंने सिखाना चालू किया तो सिखाते टाइम क्या होता है ना, रैंडम क्वेश्चंस माइंड में जनरेट होते हैं। अच्छा ये हुआ तो क्या, ये हुआ तो क्या, सीखने की बजाय वो मोर ऑफ जंप यहाँ से वहाँ होने लगता है माइंड का। तो उसमें ना जो पर्सन है वो अडाप्ट नहीं कर पाता अच्छे से, वो अच्छे से पूरा फ्लो वाइज सीख नहीं पाता। इट्स लाइक मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में हूँ बट मुझे समझना है कि रॉकेट कैसे उड़ रहा है तो वो इशू है। बेसिक मैथ से जाना पड़ेगा, बेसिक स्टेप से जाना पड़ेगा। तो फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये काम कैसे होता है। राइट Then I created one framework, and that framework is eGrow. So where each letter stands for some important thing. And इसको मैंने अभी तक लगभग 700 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सिखाया भी है। 3 months उनके साथ टाइम स्पेंड किया हुआ है, इम्प्लीमेंट किया इन सारे स्टूडेंट्स ने। सो इट इज़ वेल रिसर्च्ड, वेल टेस्टेड फ्रेमवर्क एंड इट्स वेरी सिंपल। द eGrow इज E for earn. Everyone is running for that earning, कि मेरा अर्निंग बढ़ जाए, मेरा सैलरी बढ़ जाए, मेरा इनकम बढ़ जाए। Everyone is already working for that. Right. But the moment you start earning, your first step should be G for guard. First guard yourself. Right. जब तक आप अपने आप को गार्ड नहीं करोगे, अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि मुझे एक प्लांट लगाना है। मान लो यहाँ पे अभी हम बैंगलोर में है ना, मुझे एक प्लांट लगाना है। अब मैं ले जा करके लगा दूँ, बट अगर मैं उसको प्रोटेक्ट करके नहीं आऊँगा तो अगले दिन वो पक्का या तो कोई तोड़ देगा, या तो कोई जानवर उसको खा लेगा, या तो कुछ भी हो सकता है उसके साथ। करेक्ट? राइट। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने तो प्लांट लगाया था तो अब ये पक्का बड़ा ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट वी हैव टू गार्ड अवरसेल्फ। जो मेरे साथ हुआ, जब मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हुआ तो फाइनेंशियली आप कितना भी इन्वेस्टमेंट करके रखो, जब एक मेडिकल इशू आता है ना तो यू ब्लीड लाइक क्रेजी। और जितना आपके पास है आप उस अंत तक ब्लीड करते हो। राइट। रुकते नहीं हो आप। तो फर्स्ट स्टेप इज गार्ड योर फाइनेंस, गार्ड योर फैमिली, गार्ड योर फ्यूचर। एंड हाउ टू गार्ड? बाय हैविंग अ वेल कैलकुलेटेड, वेल रिसर्च हेल्थ इंश्योरेंस, अ वेल रिसर्च टर्म इंश्योरेंस and proper emergency fund. Once you are ready with that, or let's say start भी कर दिया आपने, then you move to next. Record. What is the new oil of the world? Data. बिना डेटा के कुछ नहीं होता। राइट। तो एक है कि मैं रैंडमली सोचूं कि मैं कितना बचा सकता हूं, मैं कितना इन्वेस्ट कर सकता हूं। दूसरा है कि मैं अपने बिहेवियर को एक बार ऑब्जर्व करूं कि हाउ आई एम बिहेविंग विद द मनी। फॉर दैट यू हैव टू ट्रैक योर डेटा, विच इज रिकॉर्ड योर फाइनेंसेस। फिक्स एक्सपेंसेस क्या है, फिक्स आपके इन्वेस्टमेंट्स क्या है, वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या है। उससे आपको एक फेयर आइडिया मिलेगा कि अच्छा इस तरह का मैं बिहेव कर रहा हूँ, मैं इम्पल्सिव कितने खर्चे कर रहा हूँ। या बहुत बार ईयरली ट्रैप होते हैं, बहुत सारे ईयरली खर्चे होते हैं, हमें वो ध्यान में ही नहीं होते हैं। और जब वो भरने के लिए आते हैं, जैसे इंश्योरेंस या मे बी बच्चे की स्कूल फीस, अब वो 1 लाख रुपए की फीस है, अब वो भरने के लिए आ गया। अभी अप्रैल, जुलाई, मई, इसी मंथ में अक्सर आता है भरने के लिए। और फिर हमें लगता है मेरी तो सैलरी 1.2 लाख है, अब 1 लाख तो भरने के लिए आ गया। तो बंदा स्वाइप करता है क्रेडिट कार्ड। सो दीज आर ईयरली ट्रैप्स। तो इनको भी हमें प्रोविजनिंग करना प्रॉपर, यानी इनको आरडीज में या पर मंथ एक्सपेंसेस में इनको कन्वर्ट करना। बट ये सब कैसे आपको आइडिया आएगा? जब आप अपने फाइनेंसेस को रिकॉर्ड करोगे। वंस यू हैव दैट डेटा, यू कैन क्रिएट योर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कि मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ या लॉस में जा रहा हूँ। इफ यू आर गोइंग इन लॉस, तो आप मुझे बताओ कोई भी मैथ है ऐसा जो वेल्थ क्रिएशन करने देगा? नहीं। अगर मैं 1 लाख कमा रहा हूं और 1 20 खर्च कर रहा हूं, कोई भी मैं लॉजिक लगा लूं, कोई भी मैथ लगा लूं, बनेगा वेल्थ? नहीं बनेगा। एब्सोल्युटली। नेट में हर महीने नेगेटिव ही जाऊंगा और वो एंड ऑफ द डे वो क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के चक्कर में घूमता रहूंगा। तो पहले तो इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना है। कैसे? बाय हैविंग प्रॉपर डेटा। सो गार्ड, देन रिकॉर्ड, एंड देन इज नेक्स्ट इज O फॉर ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्लानिंग। यू शुड बी रेडी विथ योर ऑब्जेक्टिव्स कि पहुंचना कहाँ है। अब गाड़ी में बैठ गए, बट जब तक डेस्टिनेशन नहीं डालेंगे, जब तक डेस्टिनेशन का पता नहीं होगा, गाड़ी चालू करके जाएगी भी कहाँ? सही बात है। सो मैं इन्वेस्टमेंट जो भी करना चाहता हूं या कर सकता हूं, ये सब किसी गोल के लिए होगा। अगर मुझे गोल की क्लैरिटी ही नहीं है तो मैं रैंडम डिसीजन लूंगा। बट अगर मुझे गोल की क्लैरिटी है तो मैं अपने एसेट एलोकेशन, अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक प्रॉपर डायरेक्शन दे सकता हूं। एंड वंस यू आर रेडी विथ योर ऑब्जेक्टिव, मूव टू द नेक्स्ट W, which is wealth creation.
And in this wealth creation, you study about assets, you study about the market, you study about the mutual funds, stocks, and then you start your investment. बट Right. होता रिवर्स है, पहले इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया, गोल का पता नहीं है, प्रॉपर इंश्योरेंस है नहीं, प्रोटेक्शन है नहीं, अपने डेटा का पता नहीं है, जोश में आकर के 10 और पॉलिसी ले ली, किसी ने कह दिया कि ये कर लो तो बहुत अच्छा चलेगा, आजकल गोल्ड चल रहा है तो ऐसा लगता है कि गोल्ड ही लूट लेता हूँ मैं, कल को कोई बोलता है LIC ले लो तो ऐसा लगता है LIC लूट लेता हूँ मैं. बट मेन थिंग इज व्हाट इज योर गोल. So this is the simple framework which we cover in this in our 3 months का mentorship. We guide, we educate people, and then they start their investment. That's how it is. एब्सोल्युटली. मुझे भी याद है जब मैं आपके पास आया था, उससे पहले मैं 2000 के SIP करके बड़ा खुश था कि 2000 की SIP किसी दिन तो मुझे करोड़पति बना देगी. और मैं नंबर नहीं ले जाऊंगा मेरे आज की SIP कितनी है, लेकिन वो ऑलमोस्ट अच्छे खासे नंबर पे पहुंच गया आपसे बात करने के बाद. एक्चुअली मुझे समझ में आया ना कि मतलब मैं एक चीज़ें मानता हूँ कि उसमें चीज़ें पैसा नहीं डालना चाहिए जिसकी आपको नॉलेज ना हो. और आई थिंक आप कितने पैसा कमा लो, लेकिन अगर आप उसको गार्ड नहीं कर पाओगे, अगर आप उसको समझ नहीं पाओगे कहाँ पे डालना है, तो कभी बड़ा नहीं बना पाओगे. Correct. तो रियली थैंक्स टू यू. मतलब मैं वो काफ़ी बार थैंक यू बोला, लेकिन आज ऑन द पॉडकास्ट थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे वो एक मार्गदर्शन दिया कि कहाँ पे मैं क्या चीज़ करनी चाहिए. क्योंकि मैंने 2 साल जो अपना स्टार्टिंग बिजनेस करा, 2-2.5 साल, मैं देखा कि मैं घूम फिर के नेट सेविंग्स में वहीं खड़ा था जहाँ 2 साल पहले खड़ा था. इवन वर्स्ट सिचुएशन में खड़ा था कि मेरे खर्चे ज़्यादा ही बढ़ गए. वो कहते हैं ना एक लीकी बकेट सिंड्रोम, हाँ. कि जितनी ज़्यादा बड़ी बाल्टी बनती है तो छेद भी उतना ही बड़ा होता जाता है. Correct. और मैं रिकॉर्ड सब कुछ कर रहा था. मतलब मुझे आधा ज्ञान जरूर था कि रिकॉर्ड करना है, लेकिन उसको एनालिसिस कैसे करना है उसका कोई आइडिया नहीं. मैं 2-2.5 साल तक खूब रिकॉर्ड करा डेटा. और जब आपके पास आया, आपने बस मुझसे 10 मिनट, एक बार हम कॉल में बैठे थे, आपने एनालिसिस करा और आपने बोला ये FD करनी है, ये RD करनी है, ये ऐसे करना है, वैसे करना है. और 1 साल बाद जब मुझे एक बड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना था अपने एजुकेशन को लेके, तो बड़ा टेंशन फ्री हो गया. क्योंकि हर बार क्या होता था पहले, अरे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते, अरे मतलब गरीबी में आटा गीला वाली कहानी हो गई कि मन इस महीने कमाए 1-1.5 लाख, खर्चा कर दिया 5 लाख, अब 3-4 महीने तक क्रेडिट कार्ड की EMI चल रही है. और जब आपके साथ काम करने के बाद, मैंने सीखने के बाद जब वो करा, तो नेक्स्ट डे एक बड़ा सा इन्वेस्टमेंट आया और बहुत सीमलेसली हो गया. पता ही था पैसा साइड में रखा हुआ है, RD को बंद करा, इंस्टेंटली इन्वेस्ट कर दिया. तो आई थिंक जो आपने बात की ना एनुअल प्रोविजनिंग वाली, ये स्ट्रैप पे आई थिंक सब फंसते हैं इंडिया में. मतलब ये प्रॉब्लम है. और आपके बात करने के बाद मुझे याद है, मैं अपना इंश्योरेंस, जो हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, दोनों की मेरी अलग अलग RDs हैं. मेरे ऑलमोस्ट अगले 1-2 महीने में रिन्यूअल्स आने वाले. मैं टेंशन फ्री हूँ कि मतलब रिन्यूअल्स का कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हर महीने एक RD में जोड़ ही रहा था. तो वो वाला सिनेरियो है. एक चीज़ आपने बहुत अच्छी कही कि रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है, एंड डेटा इज़ द न्यू ऑयल. तो मैंने देखा काफ़ी लोग ट्रैक नहीं करना चाहते अपने डेटा को. अब वो क्या लगता है, उसके पीछे रीज़न क्या है और कैसे वो ओवरकम कर सकते हैं इस चीज़ को? वो सबसे पहला चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो माइंड हमारा यही कहता है कि अरे छोटे छोटे डेटा रिकॉर्ड करके होगा क्या. पहला मिथ यहीं पे आता है कि मैंने आज 500 खर्च किया, इसको रिकॉर्ड करके करूँ क्या मैं, ये तो ट्रुथ है, मैंने किया तो किया. बट डेटा मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता. मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है वो लगता है बिहेवियर. बट बिहेवियर समझेगा कैसे? डेटा से. गॉड सो लोगों को लग रहा है वो डेटा ट्रैक कर रहे हैं. मैं डेटा ट्रैक जो है वो उनको दिखाई दे रहा है, बट मैं जो ट्रैक करवा रहा हूं वो बिहेवियर ट्रैक करवा रहा हूं. कि एक बार अपने आप को ऑब्जर्व करो कि तुम पैसे के साथ बिहेव कैसे करते हो. और पहले 2-3 महीने सिर्फ अकाउंटेंट बन के ट्रैक करना है, उसके ऊपर कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है. मतलब आपको कुछ उसमें चेंजेस ही नहीं करने हैं. राइट. डोंट चेंज एनीथिंग. जस्ट जो आप कर रहे हो उसको आप एक बार रिकॉर्ड करो. एंड जब आप उसको 3 मंथ्स तक देखोगे तो आपको एक बिहेवियर समझ में आएगा कि आप अपने पैसे के साथ बिहेव कैसे कर रहे हो. आर यू बाइंग इम्पल्सिवली, या फिर आप अपने ईयरली ट्रैप जो अभी हम बात कर रहे थे, ऐसा कुछ है. कुछ एक्सपेंसेस हमें लगते हैं कि रैंडम है, बट हमें पता होता है कि वो आएंगे, बट वो सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, या आप कह लो कि ब्लाइंड स्पॉट में चले जाते हैं. एग्जाम्पल से एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ. जैसे स्कूल फीस वाला मैंने बताया, ऐसे ही एक होता है बर्थडे का. राइट. जब मालूम है साल में एक बार बर्थडे आना है, जैसे मेरे बच्चे का बर्थडे आना है, मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ करना है, बट मैंने उसके लिए कोई प्रोविजनिंग करके नहीं रखी है. अब जब वो 20,000 25,000 और हर फैमिली का अपना अपना अमाउंट है, उतना खर्चा करने की इच्छा तो थी, पता भी था, बट वो ब्लाइंड स्पॉट में पड़ा हुआ था. अब जब वो उस मंथ में आ जाएगा खर्च करने के लिए, तो हमें क्या लगता है,
अरे ये तो रैंडम एक्सपेंस था, इसलिए मेरा इस महीने सेविंग नहीं हुआ, वरना पक्का हो जाता। अगले महीने कोई और रैंडम एक्सपेंस, अगले महीने कोई और रैंडम एक्सपेंसेस। सो जो हमें रैंडम लग रहा है वो एक्चुअली हमारा ब्लाइंड स्पॉट है। सो पहला तो इस बात का एक्सेप्टेंस करना है, तब पर्सन ट्रैक करने के लिए तैयार होता है कि ओके लेट मी ट्राई। राइट राइट राइट। नेक्स्ट इज ओके मैंने ट्रैक भी कर लिया, बट अपने बिहेवियर को मैं ऑब्जर्व कैसे करूं? वो हिम्मत नहीं होती अपने बिहेवियर को देखने की। हमें मालूम है कि मैं सुबह लेट उठ रहा हूं, हमें मालूम है कि मैं रील्स देख के जा रहा हूं, 2 घंटे वेस्ट हो गए, फिर भी अगला रील, तो वो हिम्मत नहीं होती अपने आप को सामने मिरर पे रखने के लिए। वहां पे एक पुश लगता है, एक धक्का लगता है। जैसे हमारे पेरेंट्स कई बार हमें थोड़ा पुश करते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड्स हमें कई बार पुश करते हैं, वैसे लाइफ में मेंटर कई बार पुश करते हैं कि ये चीज करो। एक बार आपने इस स्टेज पे आप आ गए कि चलो मैं देख भी रहा हूं, तब आप अगले स्टेज पे जाते हो विच इज टेकिंग हार्ड एक्शंस, कि अब एक्शंस भी लेना है। सो डेटा रिकॉर्डिंग में 3 चीजें हो गई। 1, रिकॉर्ड योर डेटा टू ट्रैक योर बिहेवियर। Second is analyze your data, and third is very important, take hard actions. हार्ड एक्शंस लेने की इच्छा नहीं होती, वो अंडर द कारपेट वाला हिसाब चलते रहता है कि चलने दो, ठीक ही अगली सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगा, बट वो एडजस्ट होता नहीं है, वो बस चलते जाता है। वो तो मैंने देख लिया, जब मैं स्टार्टिंग में एक छोटा सा अमाउंट कमाता था, लगता था जब इतना ज्यादा कमा लूंगा तब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन मैंने कहा प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं होती, वो लीकी बकेट सिंड्रोम चलता ही रहता है। सही बात है। एक सवाल मेरा ये था, आप हमेशा बात करते हो कि इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस को मिक्स नहीं करना चाहिए, तो ऐसा क्यों, आपको कहना उसके पीछे रीजन क्या है उसको कहने का? सो 2 चीज़ें हैं। वैसे तो इंटरनेट पे से बहुत सारे वीडियोस भी अवेलेबल मिल जाएंगे, बट इसको आप एक सिंपल मैथ से अगर समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, मैथ भी हटा देते हैं। जब आप दोनों प्रोडक्ट मिक्स कर देते हैं ना, तो आपको खुद नहीं समझ में आता मैं ये ले क्यों रहा हूँ, एंड यू विल नॉट गेट द बेस्ट ऑफ द बोथ, यू विल गेट द वर्स्ट ऑफ द बोथ। राइट। एग्जाम्पल से अगर मैं समझाने का प्रयास करूं, लेट्स से मुझे चाहिए मेरा प्रोटेक्शन। हाँ। जैसे मैंने एक घर ले रखा है, या मेरा 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मुझे कुछ हो जाए, मेरी डेथ हो जाए, तो उन दोनों बच्चों का क्या होगा? मेरी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रगल करेगी। तो अच्छा 10-5 लाख में तो कुछ होगा भी नहीं। मुझे चाहिए कि एटलीस्ट 1 करोड़ 2 करोड़ का कवर मिले। तो 1 करोड़ का कवर जो है, एक 30 ईयर के एज में, एक 35 ईयर के एज में, इस रेंज में अगर आप देखने जाओगे तो हार्डली 20,000-15,000 में मिल जाएगा, कंपनी टू कंपनी 1 करोड़ का कवर मिल जाएगा ईयरली प्रीमियम पे। लेकिन वही मैं यूलिप से या मिक्स वाले इंस्ट्रूमेंट से लेने जाऊं तो मेरा प्रीमियम भी 1 लाख का आएगा पर ईयर, एंड कवर भी 20 लाख का मिलेगा। मैक्स टू मैक्स आप 30 मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा, बट वो पूरा 1 करोड़ का कवर नहीं है। अच्छा 1 करोड़ वहां पे अगर मैं पहुंचाने का प्रयास करूं तो 2 लाख का प्रीमियम भरूं, कितने लोग भर पाएंगे? दैट विल नॉट सस्टेन, दैट इज 1। सेकेंड, लेट्स से मेरे पास है भी 2 लाख रुपया, मान के चलो मैं कर भी दूं, अगर मुझे लिक्विडिटी की जरूरत पड़े तो मान लो 5 ईयर के बाद मुझे 5 लाख चाहिए, या मेरा कोई गोल है, मैंने तो पैसा लॉक इन कर दिया है, अब क्या? तो मैं अगेन फंस गया। अब मैं लोन के लिए जाऊंगा, अच्छा इस पे रिटर्न मुझे मिल रहा है 10%, लोन में ले रहा हूं 14% पे, ये मैथ ही मेरे लिए काम का नहीं है, बट पैसा मेरा लॉक इन है, अब मैं क्या करूं? तो जैसे आप इसको सेपरेट आउट कर देते हो, एक प्रॉपर टर्म इंश्योरेंस अगर आपको लेना है, एंड एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड्स है, अगर वहां से आप करते हो तो एक तो आपको हायर कवर मिल गया, आपको कभी ये बढ़ाना है तो आप इसको कैलिब्रेट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। सेकेंड, जब आपको इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, कभी आपको पैसे की जरूरत भी लगी, आप यहां से निकाल भी सकते हो, प्लस यू विल गेट हायर रिटर्न। सो ये सेपरेट करने का रीजन है। जब आप मिक्स कर देते हो तो आप दोनों का बेस्ट यूज नहीं कर पाते हो, आप स्ट्रक रहते हो हमेशा। एंड आई एम श्योर जितने भी लोग ये देख रहे हो, बहुत सारे लोग यूलिप में फंसे हुए होंगे, 2 लाख का प्रीमियम, 3 लाख का प्रीमियम, और वो ना बाद में एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद विकास बर्डन बनने लगता है, ब्रेक भी नहीं कर सकते आप। तो वो बहुत दिक्कत, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, कई बार वो लोन लेकर के प्रीमियम भर रहे हैं कि 3 साल भर दिया, अब 4थे साल क्या करूं, भरना तो पड़ेगा या फिर अपना पूरा पैसा वहां पे डाल दिया और फिर लोन लेके दूसरा काम कर रहे हैं लाइफ में। तो वो सही वर्क नहीं कर पाता। नहीं, वो तो है ही। मुझे लगता है ये जो एजुकेशन है ना, ये मतलब पार्ट ऑफ द स्कूल एजुकेशन होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो आप जो कर रहे हो मतलब बहुत ही नेक काम कहूँगा मैं इसको, क्योंकि पैसा कमाना एक काम है और एक पैसे को सही इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा काम है, तो बहुत ही सही है। तो मैं थोड़ी जर्नी जानना चाहूँगा फ्रॉम द कोचिंग साइड, कि जब आपने अपना ये काम स्टार्ट किया, मतलब टॉकिंग अबाउट पर्सनल फाइनेंस, आपका यूट्यूब चैनल भी है, आई थिंक 10,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स भी हैं आज की डेट में। करेक्ट। तो ये जर्नी आसान तो रही नहीं होगी, तो आपने कैसे मतलब सोचा कि मैं अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ के
मतलब नॉट अ जॉब, आप तो को फाउंडर थे, तो बेसिकली जैसे भी आप वो भी जॉब ही है विकास और ये भी जॉब है, जो भी ये करे काम ही है ना, एंड ऑफ द डे इट्स अ वर्क। राइट, तो अपना अपना वो एक स्विच होता है ना कि मतलब आप एंड्रॉइड डेवलपर थे, आपने जैसे बताया, मैं पर्सनली जानता हूँ आप एंड्रॉइड डेवलपर थे, उसे सडनली एक शिफ्ट कोच मेंटर बनना, तो वो जर्नी कैसी रही, और थोड़ा आप शॉर्ट में अगर बताना चाहेंगे अब वो ट्रांजिशन कैसे ले पाए, क्या आपके पास कुछ इमरजेंसी फंड्स थे, या क्या आपके पास वो एक बैकअप था जिसको आपको सोच के आप मैं इसको कर स्टार्ट कर सकता हूँ अब? तो मैं एक लाइन बोलूंगा, लिक्विडिटी हैज अ पावर। अगर आपके पास लिक्विडिटी है ना, हाँ, तो वो सुपर पावर जैसा काम करती है। नाउ आई टेल यू कि कैसे मैं ये ट्रांजिशन कर पाया। 2017 तक आई वाज डूइंग द डेवलपमेंट, आफ्टर दैट आई मूव टू इन्वेस्टमेंट, फंड रेजिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, वो सब मेरा पूरा काम हो गया था ना। तो वहां से एंड देन फिर आई वाज डूइंग फॉर माई सेल्फ 2017 से 2019 तक जो मेरे साथ हुआ, एंड 2020 में और भी उसको चेक करने का मौका मिला, चीज़ें देखने का मौका मिला, एंड एक मेरा जो जेन्युइन डेटा मुझे मालूम पड़ा कि 27% इंडिया की फाइनेंशियल लिटरेसी है, एंड आने वाले 10-20 सालों में वी आर गोइंग टू एक्सप्लोड इन टर्म्स ऑफ वेल्थ मल्टीप्लायर। 3 ट्रिलियन से इकोनॉमी, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ये 30 ट्रिलियन तक पहुंचेगी, बट इसमें कितने लोग वेल्थ बना पाएंगे? बहुत कम लोग। अगर प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगा तो वही फिर टॉप टियर के लोग बनाएंगे, नीचे वाले बस ऐसे गोल गोल घूमते रहेंगे। तो मुझे वहां पे लगा कि यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐड किया जा सकता है, एंड फिर मैंने इसको स्टार्ट किया। एग्जाम्पल इसको एक अगर इससे समझो कि आज से 20 साल पहले हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कि उस समय यहाँ पे ऐसा था, काश मैंने इन्वेस्ट किया होता, यहाँ पे ऐसा था, काश मैंने इन्वेस्ट किया होता। क्या यही स्टोरी हम अपने बच्चों को सुनाना चाहते हैं कि उस समय 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, आराम से डेवलपिंग कंट्री थी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी, बट मैं बैठा था बाहर से देख रहा था? ये कहानी बतानी है और पार्टिसिपेट करना है कि इस जब ये वेल्थ एक्सप्लोड हो तो उसमें मेरा भी कुछ बने, आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ बने। क्या करना चाहिए आप मुझे बताओ? पार्टिसिपेट करना चाहिए, बट वो पार्टिसिपेट करने के लिए एजुकेट तो होना पड़ेगा, राइट? तो वही मैंने काम चालू किया कि इतनी मैसिव अपॉर्चुनिटी है। मेरा विजन है कि आज 27% इंडिया की फाइनेंशियल लिटरेसी, जब मैंने काम चालू किया था, जब इंडिया डेवलप कंट्री बने तो हमारी जो फाइनेंशियल लिटरेसी वही नंबर मिनिमम डबल तो, रिवर्स तो हो जाए, 27 से 72 हो जाए। दैट इज माई विजन कि ये नंबर मैं रिवर्स कर पाऊँ। और ये नंबर भी क्यों लिया है? क्योंकि मैंने सारे डेवलप कंट्री का फाइनेंशियल लिटरेसी सर्च कर करके देखा, किसी का 52 है, किसी का 55 है, 72 किसी का है नहीं किसी बड़ी कंट्री का। ओके, तो मुझे लगा कि एटलीस्ट मिनिमम ये होना चाहिए। आइडियली तो आइडियल केस में तो 100% होना चाहिए, बट मिनिमम 72 तो होना चाहिए। लोगों को इंटरेस्ट रेट के बारे में पता हो। कई बार लोग 40%, 30%, 20% इंटरेस्ट भर रहे हैं, ऐप से लोन ले रहे हैं, एंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 6% पे, एफडी कर रहे हैं। ऐसा कौन करेगा कि मैं यहां से कमाते वक्त 100 रुपये कमाऊंगा और देते वक्त जो है 200 रुपये दूंगा? ये तो मैथ सही नहीं है, ये सबको समझ में आता है, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट रेट समझ में नहीं आता कि मैं ऐप से लोन ले रहा हूं, मैं यहां से लोन ले रहा हूं, मैं वहां से लोन ले रहा हूं 14% पे, 15% पे, 16% पे, और इन्वेस्ट कर रहा हूं, जो पैसा ग्रो कर रहा हूं वो 6% पे, 7% पे, 8% पे। ये मैथ ही इतना गड़बड़ है कि वेल्थ कभी बनेगा ही नहीं। सही बात है, सही बात है। सो ये ट्रांजिशन इस तरीके से डेवलपमेंट से होते हुए, इन्वेस्टमेंट से होते हुए, पर्सनली जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा, ये ऐसे बढ़ता गया। तो जो आपने बात करी 27% से 72% लेके जाना है, आई थिंक बहुत ही बड़ा विजन है, और आई थिंक मैं चाहूँगा कि ये ज़रूर पूरा हो। और आई थिंक ये जर्नी में आप 27 से 28 तो शायद कर ही दिया होगा आपने, अभी डेटा नहीं है हमारा इसके पास 30 भी कर दिया तो हमें नंबर नहीं पता, लेकिन आपकी जर्नी रही है इस चीज़ को लेके। तो एज अ कोच जब आप मार्केट में उतरे, आपने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा, तो आपको कुछ तो चैलेंजेस आए होंगे आई थिंक। बहुत सारे चैलेंजेस आए। सबसे पहली बात, ये 1% भी मूवमेंट नहीं हुआ है और इसमें ये मेरा विजन है और बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड दैट इज अमेजिंग थिंग। नाउ टू योर क्वेश्चन कि बहुत सारे चैलेंजेस, यस चैलेंजेस तो मतलब अभी उंगलियों में एक एक करके गिनाना पड़ेगा। सबसे पहले जब आप सोचते हो कि आपको सिखाना है, पहले तो यही पता नहीं होता कि कौन सीखना चाहता है। मैं तो सिखाना चाहता हूं, बट कौन सीखना चाहता है ना? वहां पे ये चैलेंज आता है मार्केटिंग का, कि लोगों तक पहुंचा जाए। दूसरा ये चैलेंज आता है, ठीक है मैं उन तक पहुंच भी गया, बट वो फिर मुझ तक कैसे कनेक्ट करेंगे? यानी मेरे पास कुछ ऐसा एवेन्यू होना चाहिए, मे बी मेरे पास वेबसाइट होनी चाहिए, मेरे पास पेजेस होने चाहिए। तीसरा है, ऐसे टूल्स मेरे पास अवेलेबल होने चाहिए जिन तक प्रॉपर उन तक मैसेजेस पहुंचे, प्रॉपर उन तक कम्युनिकेशन पहुंचे।
एंड ये चीज़ें बिल्ड करने में बहुत टाइम लग रहा था. बाय द वे आई वॉज फ्रॉम टेक बैकग्राउंड, तो समझ में तो आ रहा था, बट अब सिखाने पे फोकस करें या डेली के इसके टास्क में फोकस करें. एंड दैट्स वेयर, अगर मैं कहूँ तो आप आ गए. तो मैं सिर्फ आपका मेंटर नहीं हूँ, इस केस पे आप मेरे मेंटर हो. और यहाँ से जो आपने हेल्प करी पेजेस बनाने से लेकर के, मार्केटिंग करने से लेकर के, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन था. क्योंकि अगर मैं सब काम करने जाऊँगा कि मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, उससे आप स्केल नहीं कर पाते. जो विजन है फिर वो बस देखने के लिए रह जाता है कि अच्छा तो लग रहा है, बट आप अकेले हर जगह नहीं पहुँच सकते. एंड दैट्स वेयर आई टुक योर हेल्प, योर कंपनीज हेल्प, एंड आई गॉट सो मच ऑफ वैल्यू. मैं इस पॉडकास्ट को तारीफ का ये नहीं बनाना चाहता, वरना ऐसा लगेगा मैं बात ही करता जाऊंगा. लगेगा पैसे दिए, ऐसा लगेगा पैसे देके बुलाया अपनी तारीफ करने के लिए. यस यस यस, जेन्युइनली. तो बट ये एक चीज़ मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँगा कि अगर मैं अकेले ही सब चीज़ करना चाहूँ, या कोई भी व्यक्ति सोचे कि मैं अकेले ही सब कुछ कर लूँगा, वो पॉसिबल नहीं है. और लेट्स से अगर वो पॉसिबल भी है, तो आपका जो बेस्ट है वहाँ पे आपका एफर्ट जानना चाहिए. राइट. वर्सेस कि मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, उसमें आपका फिर जो अदर चीज़ें उसमें एफर्ट जाएगा, तो यू विल नॉट क्रिएट द बेस्ट. एंड दैट्स वेयर योर एजेंसी, योर टीम हेल्प्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट. माय प्लेजर, माय प्लेजर. आई थिंक मुझे याद है, एक मुझे इंसिडेंट याद है कि आप कोडिंग बैकग्राउंड से आते हो, तो ऑटोमेशन के लिए आपने बहुत ही तगड़ा गूगल शीट पे कुछ कोड बना रखा था. हाँ. और जब मैं आया तो मैंने, आप ये मैनेज कैसे करते हो, मतलब मैं खुद सच चकरा गया कि कल को अगर आप अवेलेबल नहीं हो किसी रीजन की वजह से, तो चेंजेस कैसे होंगे. तो याद है हम एक सॉफ्टवेयर का हमने इंट्रोडक्शन करा और फिर चीज़ें रिजॉल्व करी. और आई थिंक उससे आपकी टीम को भी काफ़ी फायदा हुआ कि उनको वो भी ईजी होगा कि आप डेलीगेट कर पाए उन चीज़ों को, कि और आपको ज़्यादा बैक एंड डेटा मिला. राइट. तो अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, मैं आपको पर्सनली काफ़ी जानता हूँ, काफ़ी बात होती है, मेरे इवन कुछ फैमिली मेम्बर्स है जो आपके प्रोग्राम का पार्ट हैं, तो मुझे समझ में आता है कि आप किसी को भी पर्सनल फाइनेंस अगर कोई एज अ मेंटर बनना भी चाहता है, तो उसको आप कंपटीशन नहीं मानते, उसको आप कोलैबोरेशन मानते हो. आप मानते हो कि ये जर्नी अकेले पूरी हो नहीं सकती, काफ़ी और पर्सनल फाइनेंस मेंटर्स लगेंगे इस जर्नी को पूरा करने में, 27% को 72% पहुँचाने में. तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कुछ ऐसी एक दो एडवाइस जो देना चाहेंगे बडिंग पर्सनल फाइनेंस मेंटर्स को, कि उन्हें वो करनी चाहिए ताकि वो जिस स्टेज पर आप हैं उस स्टेज पर जल्दी पहुँच पाएँ. सो मैं एडवाइस से ज़्यादा ये कहूँगा कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ. ठीक है, क्योंकि कोई भी एडवाइस ज़्यादा आजकल मुझे लगता है काम नहीं करती है, बट अपना अनुभव बता सकता हूँ मैं कि जब मैं इसको कर रहा था उस टाइम पे मेरे लिए एक चैलेंज था, जो थोड़ी देर पहले मैंने कवर भी किया, कि मैं हर चीज़ खुद करने का ट्राई कर रहा था. बट मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही थी कि मैं बेस्ट किस में हूँ, मैं एजुकेट करने में बेस्ट हूँ. बाकी सारी चीज़ों पे अगर मैं अपनी एनर्जी डाल रहा हूँ, तो जो मेरा कोर वर्क है उसको मैं इम्पैक्ट कर रहा हूँ. दैट इज वन. सेकेंड, जो मैं स्केल कर सकता हूँ वो मैं वहाँ पे भी मैं अपने आप को रोक रहा हूँ. तो मैंने अलग अलग टीम मेंबर्स डिप्लॉय करने चालू किए, उनकी हेल्प लेनी चालू की, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे वो वीडियो हो, एंड द बेस्ट इज मार्केटिंग. वहाँ पे जो मैंने हेल्प ली, उसके बाद से कम एटलीस्ट 50% मेरा टाइम बच गया, क्योंकि मैं उसको लेकर के निफिकिर हो गया कि हाँ ये तो काम हो रहा है, मुझे बस अपने एजुकेशन पे, डिलीवरी पे, कोर्सेज पे, चीज़ों पे, उस पे फोकस करना जो मेरा मेन वर्क है. एंड वो जो डेलीगेशन जो हुआ, दैट वाज द बेस्ट, एंड वो आपके आने से हुआ है. थैंक यू. तो वो मुझे लगता है कि अगर कोई भी अपना बिजनेस स्केल करना चाहता है, बेहतर करना चाहता है, तो डेलीगेशन जो है वो प्रॉपर करना चाहिए. मेन वर्क जो वो कर रहा है उसको आप खुद करें, बाकी काम को डेलीगेट करें. मेक सेंस. मतलब एक कोच की आइडेंटिटी छोड़ के एक एंटरप्रेन्योर की आइडेंटिटी देखें, क्योंकि कोचिंग बिजनेस भी एक इन द एंड बिजनेस है, और बिजनेस आइडेंटिटी से उसको देखा जाए. एग्जैक्टली. केवल कोच बन के ये नहीं कि आप बस और सीखते जा रहे हो अपने सब्जेक्ट के बारे में, वो ज़रूरी है, लेकिन और भी चीज़ों को डेलीगेट करना ज़रूरी है. आपको सेल्स भी चाहिए, मार्केटिंग भी चाहिए, ऑपरेशंस भी चाहिए, लीगल भी चाहिए, HR भी चाहिए, तो सारी चीज़ों में फोकस करा जाए. आई थिंक आप ये आप कहना चाह रहे हैं. एग्जैक्टली. राइट. मेक सेंस. तो मेरा अगला सवाल ये है कि आपकी पर्सनल मेंटरशिप से मुझे तो बहुत फायदा हुआ है. अब मैं 2000 से कौन सी SIP के नंबर पहुंच चुका हूँ और कहाँ तक पहुंच जाऊंगा वो मैं नहीं शेयर करना चाहूंगा. मतलब सबके अपने अपने कुछ होती कोई चीज़ें नहीं बताना. मैं शेयर कर देता हूँ ना, देखो मैं शर्ट में बैठा हूँ, ये ब्लेजर में बैठे. yes. तो अगर मेरे जैसे लोग जो आपसे और सीखना चाहते हैं, तो कौन सा बेस्ट तरीका है आपसे कनेक्ट करने के लिए? तो अब मैं पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूँ, इससे कुछ एक लिंक दे देंगे हम लोग डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे अगर कोई जुड़ना चाहता है, कोई सीखना चाहता है, तो दे कैन यूज दैट लिंक एंड
they can approach me. हाँ सही है, आई थिंक हमने जो सिस्टम बनाया उसका इस्तेमाल करते हैं. सिंपल कर ले. तो गाइज यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. अगर आप लोकेश सर से कनेक्ट करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में, अपनी जर्नी इंप्रूव करना चाहते हैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में, तो आप उनसे जुड़ सकते हैं. तो मैं आपसे बस जानना चाहूँगा आपकी एक लास्ट एडवाइस जो आप देना चाहोगे अपने ऑडियंस को, एक्चुअली हमारी ऑडियंस को, कि क्या उन्हें करना चाहिए, क्या उनका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए पर्सनल फाइनेंस की तरफ. तो अगेन एडवाइस काम नहीं करती, मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ. इतनी सारी एडवाइसेस घूम रही है ना कि फिर आदमी को लगता है दिन भर 5 टॉप 5 चीजें ये करिए जीवन में सक्सेस हो जाएंगे, और टॉप 5 करते करते वहां पे 50 रील्स देख लेता है वो बंदा और एक भी उसके काम नहीं आते. हाँ, मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ. मुझे तभी आपने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि कैसे मैंने ट्रांजिशन कर लिया हाई पेइंग जॉब से यहाँ पे मैं आ गया. जो मेरा इन्वेस्टमेंट का स्किल था, उससे जो लिक्विडिटी बनी मेरे पास, उसने मुझे इतना ज़्यादा करेज दिया कि मेरा बहुत अच्छा सैलरी था, बट मैं रिज़ाइन करके अपने विजन की तरफ आगे बढ़ गया. लेट्स से वो मेरे पास नहीं होता तो मैं आगे ही नहीं बढ़ पाता. हर कदम पे मैं सोचता कि अगला महीना कैसे जाएगा, उसका अगला महीना कैसे जाएगा, उसका अगला महीना कैसे जाएगा. मेरे लिए ये था कि अगर मैं 24 मंथ्स बैठ के सिर्फ मेडिटेशन भी करूँ ना, ध्यान भी लगाऊं, तो भी काम आराम से निकलेगा. ना तो मेरी फैमिली को टेंशन होगा, ना तो किसी को टेंशन होने वाला है. एटलीस्ट 2 साल इतनी मैंने तगड़ी लिक्विडिटी बिल्ड कर ली थी. अच्छा, अगर उसी को मैं मान लो मेरे पास होता वो पैसा, मैं सेव भी करता, बट ऐसी जगह डाल देता जहां से मैं उसको छू नहीं सकता, तो भी वो मेरे लिए बैकफायर कर जाता. कि अब है तो पैसा बट छू नहीं सकते उसको आप. वो लॉक इन हो गया है, 50 में मिलेगा एज में, 40 में मिलेगा एज में. सो लिक्विडिटी एक बहुत पावरफुल चीज है. तो जो भी अगर अपना कुछ चालू करना चाहता है, कुछ करना चाहते हैं, तो जो भी उनकी इनकम है उसमें से एक पार्ट वो रखें. मैं तो बोल रहा हूँ चलो आप इक्विटी में नहीं डालना चाहते हैं, डेट फंड्स में डाल दो, सेफ रहेंगे एंड आपके पास लिक्विडिटी बिल्ड होती जाएगी. दैट विल गिव यू करेज. कई बार जंप करने से पहले ना एक स्ट्रांग प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, कि अगर एक स्ट्रांग प्लेटफॉर्म मिल जाए तो जंप करने में कॉन्फिडेंस आता है. लेकिन अगर एक कमजोर जगह पे मैं खड़ा हूं और मैं सोच रहा हूं यहां से उछल जाऊंगा, तो सड़क के गिर भी सकता है. तो वो लिक्विडिटी वो पावरफुल चीज है जिसने मुझे हेल्प किया मेरे डिसीजन को आगे बढ़ाने में. नहीं, बहुत अच्छी बात कही. आई थिंक जितने भी कोचेस हमारे साथ भी काम करने आते हैं मेंटर सक्सेस पार्टनर में, तो हमने देखा है कि जो कोचेस ज़्यादा बड़ा कर पाते हैं उनका पक्का बैकअप होता है. तो डरते नहीं है एडवर्टाइजिंग में पैसा लगाने से. उनको जल्दी नहीं होता कि यार आज ऐड में पैसा लगाया, कल ही मुझे ROI चाहिए इससे. वो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, लॉन्ग टर्म खेलने आते हैं. तो आई थिंक वो जो आपने बात कही ना, वो मतलब आई थिंक हर बिजनेस में वैलिड है, चाहे वो कोचिंग बिजनेस हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए. तो रियली थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. थैंक यू सो मच विकास फॉर कॉलिंग. एंड विकास ने मुझे मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत जेन्युइनली बहुत हेल्प किया है. थैंक यू सो मच. और जब मुझे मालूम पड़ा कि विकास जी बुला रहे हैं इस पॉडकास्ट के लिए, आई वॉज वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं भी विकास का स्टूडेंट रहा हूँ स्पेसिफिकली मार्केटिंग वाले सेगमेंट में. एंड ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट्स वगैरह तो ठीक है, उसमें आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो चुके हो. थैंक यू सो मच विकास. नहीं, एक्चुअली मेरे को लगता है कि ना हम दोनों ही एक दूसरे के ना, वो क्या कहते हैं, जय वीरू टाइप रहे हैं. कि मैंने बिजनेस बना लिया था लेकिन पैसा संभालना नहीं आया, और आपने बिजनेस बना लिया, उसे ग्रो करने में हेल्प कर पाया मैं. तो आई थिंक हम दोनों एक दूसरे के मतलब एक उस कॉम्प्लीमेंट्री स्किल पे रहे. एक फ्री. So thank you guys for joining in. Really thank you Lokesh for joining in. थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल पॉडकास्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वी कैन ब्रिंग मोर एंड मोर वैल्यूएबल गेस्ट ऑन द पॉडकास्ट. सेकंड थिंग इज, अगर आपको कोई फीडबैक्स हो, सजेशंस हो, प्लीज पुट देम इन द कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो शेयर कीजिए कि आपको कौन से नेक्स्ट गेस्ट देखने हैं पॉडकास्ट पर. एंड द थर्ड थिंग इज, अगर आपको वैल्यू मिली हो इस पॉडकास्ट से तो शेयर विद समबडी जिससे आपको लगता है इस पॉडकास्ट को देख के हेल्प होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.